तो अभी क्या हुआ है, एक बिल था, है ना, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो हम बात करते हैं, इसको एक इलेक्शन रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है, बट हाँ, इसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर, है ना, किरण रिजिजू जी ने टेबल किया था इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। किस चीज के लिए? अभी जो इशू हो रहा है मल्टीपल इनरोलमेंट का, इसको चेक करने के लिए, है ना, कि एक ही इंडिविजुअल अलग अलग जगहों पे इनरोल ना हो, या आधार से कनेक्ट कर दो। क्या कर रहे हैं अमेंडमेंट्स? क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स है, ये आधार डिटेल्स सीक कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स है देखो ये ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है ये वॉलंटरी, आधार भी वॉलंटरी था, ठीक है, आप चाहो तो आप नहीं बनाते, पर बनाना पड़ा। क्यों? है ना, हर जगह पर आधार की डिमांड हो रही है, और वो बोल रहे हैं कि अगर आपका ये आपने सब्सिडी लेनी है, किसी को बोल रहा है आपने स्कॉलरशिप लेना है, तो आधार नंबर चाहिए, जनधन आधार मोबाइल। तो इवन दो वो एक तरह से वॉलंटरी है, बट हो सकता है कंपलसरी, तो लोग इसको क्वेश्चन करते हैं। फिर यहाँ क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की है, एक इसमें इसको जेंडर न्यूट्रल किया गया है, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल है, वो जा रहा है कहीं पर, जैसे होता है ना कि जो फौजी है वो कहीं पर वोट कर रहे हैं, तो नॉर्मली उसमें लिखा होता है कि उसकी वाइफ अगर साथ जा रही है तो फिर वो भी वोट कर सकते हैं, उससे करते हैं ना, पोस्ट से, पोस्टल बैलेट। तो अब उसको स्पाउस कर दिया, क्योंकि लड़की भी तो जा सकती है, उसका हस्बैंड साथ गया हो तो, है ना। बाकी ऑपोजिशन है, वो क्या ऑपोजिशन कर रहे हैं, एमपीज है, वो ये बात कह रहे हैं कि आधार को लिंक करना है, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आधार किस लिए बनाया गया था? एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की तरह इसको इंक्लूड किया गया है। अगर हम इनिशियली देखें, ये भी कहा जा रहा है कि जो बिल है ये हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है इसको इन्फ्रिंज कर सकता है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स रहेंगे। इस पे गवर्नमेंट है अभी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं ना कि पास तो करा ही दिया, तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि अपोजिशन अननेसेसरी है, ठीक है, इलेक्शन सिस्टम इससे क्या होगा, क्लेंज ही होगा। और जो मिनिस्टर है इन्होंने बहुत सारे प्रपोजल दिए हैं बिल के अंदर, रिकमेंडेशन दी है स्टैंडिंग कमेटी की, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं और करेंगे। तो बेसिक इशू अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, हमारे सिलेबस में दिया होता है। तो जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, इसको इनैक्ट किया गया था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 है ना, इसमें जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं कुछ ना उन इलेक्शन के एस्पेक्ट्स को रिफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या इसमें अमेंडमेंट्स की जा रही है एक्ट के अंडर? तो सबसे पहला कि जो इलेक्टोरल डाटा है इसको आधार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस अमेंडमेंट से क्या होगा, ये आपको जो सेक्शन 23 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, इससे क्या होगा कि आपका जो इलेक्टोरल रोल है डाटा का, आधार इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके थ्रू एम क्या है हमारी, कि जो भी ये मल्टीपल इनरोलमेंट हो रही है, एक ही इंडिविजुअल मल्टीपल जगहों पर इनरोल्ड होता है, उसकी वजह से बोगस वोटिंग हो सकती है। तो इस फ्रॉडुलेंट वोटिंग, जो बोगस वोटिंग हो रही है, इसको खत्म करने के लिए इसको लाया जा रहा है। तो एक लॉजिक से ठीक लगता है, ठीक है ना। बाकी चीजों में जुड़ रहा है तो आधार यहां पर भी लगाएंगे तो वोटिंग बोगस नहीं होगी। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग डेट है ना इलेक्टोरल रोल की, इसको भी थोड़ा सा एडिट किया गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, 1 जनवरी यूज किया गया था क्वालिफाइंग डेट की, इस टाइम पर इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाता है, ठीक है। अब इसको क्या किया जा रहा है, अब इसमें इशू क्या होता था, अब जैसे कोई भी बंदा है 18 साल के, कब हो रहा है, तो नेक्स्ट 1 जनवरी कंसीडर होता था, क्योंकि इलेक्टोरल रोल अपडेट तब होगा तब उनका नाम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया है, अब डेट्स को 3 टाइम कर दिया है, तो 1 जनवरी, फिर 1 अप्रैल और 1 जुलाई, और 4 बार अक्टूबर, ठीक है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, तो एक कैलेंडर ईयर में 4 बार इसको अपडेट करेंगे। तो जो भी 18 साल के लोग हैं, ठीक है, जो इंक्लूड हो रहे हैं नई लिस्ट में, उनके लिए ये इजी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा रिफॉर्म है। फिर हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि 1950 एक्ट में कुछ पर्सनल जो काम के लिए बाहर गए हुए हों, है ना, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रजिस्टर कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल में, बट वो बाहर कहीं जा रहे हैं, जैसे सर्विस क्वालिफिकेशन, या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है जो इंडिया से बाहर भी है, ये सब क्या करते हैं, पोस्टल बैलेट, इसका कॉन्सेप्ट है ना। तो इसमें भी क्या किया गया, कोई आउटसाइड पोस्टेड है तो वहां पर जो उनकी वाइफ्स होंगी, ठीक है, वो भी,
है ना, ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहे हैं अगर सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो फिर वो भी वोट कर सकते थे अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सर्विस क्वालिफिकेशंस किसी इंडिविजुअल के पास है, पोस्टल बैलेट कर सकता है, तो इसमें हस्बैंड की जो वाइफ ये इंक्लूड किया गया, क्योंकि नॉर्मली शुरू में ऐसे ही होता था, लोग बाहर कौन जा रहे हैं, मेल ज्यादा। अब वो चीज चेंज होने लगी है। कई बार ऐसा भी होता है, वाइफ है, वाइफ बाहर जॉब कर रही है और हस्बैंड साथ चला गया, ठीक है, इसीलिए अब उस शब्द को वाइफ से चेंज करके क्या कर दिया है, स्पाउस, है ना, दोनों एक्ट्स में। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक जेंडर न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो वो एक चेंज आ गया है। ठीक है, तो एक थीम इसमें शिफ्ट होगा। फर्दर अमेंडमेंट की बात, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर जो एक प्रेमाइस का रिक्विजिशन होता है इलेक्शन पर्पस के लिए, तो इसके अंदर 1951 एक्ट परमिट करती है कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इसको रिक्विजिशन करना पड़ता है अगर आपको जरूरत हो रही है, जैसे पोलिंग स्टेशन है ना, या फिर जैसे स्टोर करना, स्ट्रॉन्ग रूम्स बोलते हैं, जहां पर आप बैलेट बॉक्सेस वगैरह इनको रखते हैं इकट्ठा करके ना, बैलेट बॉक्स है पोलिंग के पास, अभी जो मशीन्स है इनको इकट्ठा किया जाता है। तो एक्ट है, इसको एक्सपैंड कर रही है, तो पर्पस ना जो इसमें प्रमाइस है, ये रिक्विजिशन जो करना है इसको एक्सपैंड कर दिया। पहले क्या था, सिर्फ वो बैलेट बॉक्स के लिए पावर दी जाती थी, अब क्या क्या चीजें हो गई है कि इसमें प्रमाइस आपका काउंटिंग, स्टोरेज, वोटिंग मशीन, पोल रिलेटेड मटेरियल रखना है, अकोमोडेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की, पोलिंग पर्सनल्स की, ये भी इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, इसमें भी इतना क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ना कि पहले ये लोकली मैनेज होता था, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं था एक्ट के अंदर, अब उस चीज को इंक्लूड कर दिया गया है। बस कंसर्न्स हमारी किस चीज में है, स्पेसिफिकली देखोगे जो आधार वाला इशू है, इसको क्वेश्चन किया जा रहा है इस एक्ट में, इसीलिए ये न्यूज में भी चल रहा था कि जबरदस्ती पास हो गया हुआ है। तो यहाँ क्या बात हो रही है आधार में, कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे मेंटेनेंस जो वोटर लिस्ट की है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हम कहते हैं एनरोलमेंट में या डी डुप्लीकेशन आधार का। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो हम ये कह रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स में, ये हो सकता है, जैसे डुप्लीकेशन जब हो रही है तो डी डुप्लीकेशन का काम स्पेसिफिकली कौन करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, क्या उनके पास रिक्वेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके लिए, बोल तो रहे हैं कि इससे कम होगा, है ना, एक्स्ट्रा, पर डुप्लीकेशन खत्म कैसे करनी है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग क्या हो सकती है, अगर ये इलेक्टोरल आईडीज है ना, इनको आधार नंबर के साथ कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये ट्रैक कर सकते हैं वोटर्स को। ठीक है, जिनको वेलफेयर सब्सिडीज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी हेल्प से ये उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कि जैसे ये वाली सरकार आई, इसके टाइम पर इन लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, तो फिर अब दूसरी सरकार आएगी तो अब की उनको बेनिफिट्स कम कर दो। वो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सिटीजन के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। इवन कई बार ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि जैसे अभी ना ये नहीं होता, फर्स्ट फेज की काउंटिंग, सेकंड फेज की काउंटिंग, मतलब ये सब होता क्या है, देखो ना, एक जगह पर जैसे बहुत सारी जो ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, तो एक एरिया की सारी वोटिंग मशीन्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर क्या होता है कि पहले वाली से कितने वोट्स, दूसरी से कितने वोट्स, तीसरी से कितने, तो उससे क्या समझ आ जाता है कि इस एरिया के ज्यादा वोट्स किसको पड़े हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये भी कही जाती है कि वो पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग का इशू क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल को समझ आ रहा है कि इस इलाके वालों ने, मेजोरिटी ने मेरे को वोट दिया है, ये मेरे साथ है, इस इलाके वालों ने वोट नहीं दिया है, कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, बट हम नहीं चाहते ना कि पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो, क्योंकि आफ्टर विनिंग वो इंडिविजुअल तो सबका रिप्रेजेंटेटिव है, तो कहीं वो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करने लग जाए। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन रहता है, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग अगर होगी, आपको पता लग रहा है सब्सिडीज किस किस को मिल रही है, तो अगली बार उनको नहीं मिलेगी। ऐसा होता है कि सरकार बदल गई, जज्बात बदल गए हैं, वो वाली बात हो जाएगी। बाकी एक रिस्क, एक डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का भी कहा जा रहा है, जिसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर हो सकते हैं आधार डाटाबेस के साथ। तो इससे क्या होगा कि जब आप इलेक्टोरल डाटाबेस कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है वीड आउट करने के चक्कर में कुछ लोगों को जो जेन्युइनली, है ना, होने चाहिए थे इलेक्टोरल रोल में, आप उनको निकाल दोगे। और स्पेसिफिकली कौन लोग ज्यादा, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये चीज देखी जाती है, कई बार आपने देखा होगा जो जमीन में काम करने वाले लोग हैं, इनके अंगूठे ही चेंज हो जाते हैं, मतलब एक तरह से जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट चेंज हो रहा है बेसिकली। तो जब फिंगरप्रिंट चेंज हो रहा है तो
उस टाइम पे लगता नहीं है तो बोलते भाई अपडेट कराओ इसको। कितने लोग हैं जो अपडेट, तो माइनॉरिटीज है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, ये चीज कही जा रही है कि ये एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल लोग हैं उनको तो पता भी लग जाएगा कि डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं, उनका नाम हटा दिया है, वो तो फिर भी जाके लगवा सकते हैं। बट नॉर्मल जो एक आम इंसान है जो मजदूरी कर रहा है, कहाँ ढूंढने जाएगा कि मेरा नाम था कि नहीं था? तो फाइनली जाएगा, चेक करेगा, नहीं हुआ तो बस हट जाएगा, वोट नहीं करेगा। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की, जैसे हम जजमेंट की बात करते हैं, पुट्टास्वामी केस है, राइट टू प्राइवेसी की बात होती है, तो इसमें क्या बात हो रही है? तो यहाँ ये चीज कही जाती है कि आधार वो फाइनेंशियल और वेलफेयर बेनिफिट्स के साथ जोड़ के कहीं ना कहीं है कैसी ये स्कीम, वॉलंटरी है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से कनेक्ट करोगे, उससे क्या दिक्कत आ सकती है कि फिर आपकी प्राइवेसी, एक तो वॉलंटरी नहीं रहेगा ना, फिर करना ही पड़ेगा। अब आधार बन, क्योंकि अभी भी क्या है, आधार वॉलंटरी है ना, बट मेजोरिटी को बनाना पड़ रहा है कि अगर बेनिफिट्स चाहिए, बहुत जगहों पर यही एक्सेप्ट हो रहा है। दूसरा, एक प्राइवेसी के कंसर्न्स है, जो सिटीजन राइट टू प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी, जब वोटर प्रोफाइलिंग होएगी, आपका जो डाटा है ना, आधार के साथ लिंक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट की हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितना किसको वोट जा रहा है, वो प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ठीक है ना, जो हम नहीं चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर फ्रॉड की बात है ना, कई ऐसे इंस्टांस आ चुके हैं कि आधार का डाटा लीक हो गया था। ठीक है, तो वो हो सकता है। अभी भी देखो, क्या ये फुल प्रूफ है, इस पे बार बार क्वेश्चन उठते रहते हैं। हम देखो होगा बीच में न्यूज में चला रहता है कि कहीं से आधार का डाटा लीक हो गया। क्योंकि क्या होता है, आधार से आप बेसिकली है क्या, कहीं पर आपका डाटाबेस में डाटा रखा हुआ है, और बहुत से लोगों को एक चॉइस दी गई है कि वो अगर चाहे वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, है तो उसमें आपकी परमिशन है ना। मान लीजिए अब जैसे कि आपको सिम खरीदना है, तो जब आप जाओगे तो आप अंगूठा लगाओगे, ठीक है, तो आपकी फोटो वगैरह आ जाएगी। तो देखो, कर तो आप रहे हो, ऐसा नहीं है, इनिशियली आपको चॉइस थी, बट वही है कि किसके थ्रू कर रहे हो, मशीन्स कैसी है, अगर वो बग्ड हो, ठीक है, उसमें बग लगा है जो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका डाटा ले रही है और उसको वेरीफाई कर रही है यूआईडीआई के थ्रू, तो उसमें बीच में हो सकता है इन्फॉर्म, भले ही यूआईडीआई हैक ना हुआ हो, बीच में आपकी इंफॉर्मेशन बाहर हो सकती है, और ऐसे एग्जांपल्स देखे गए कई जगह पर। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि फ्रॉड, तो कोई है ना पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है कि ये डुप्लीकेशन, जैसे डी डुप्लीकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, या ऑथेंटिफिकेशन की जो आधार का डाटाबेस है, ये साइबर फ्रॉड से वल्नरेबल नहीं है, ऐसा कहीं पर भी है ना प्रूफ नहीं है। और हाँ, कहीं कहीं बीच में इसकी वल्नरेबिलिटी पे क्वेश्चन लगता है कि वल्नरेबल है ना, कई जगह कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे गए। तो इसीलिए तो इन सारे कंसर्न्स है, इसको ठीक करने के लिए हमको एक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, जैसे हम कह रहे होते हैं कि रेगुलेट करे यूज जो शेयरिंग पर्सनल डाटा का हो रहा है सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में। और फर्दर इसमें अभी भी डिलिब्रेशन की जरूरत है, तो जैसे आधार से कनेक्ट हो रहा है, ये एक कंटेंशियस इशू बन रहा है। ठीक है, कई बार इलेक्ट्रोल रिफॉर्म पे क्वेश्चन आ रहा है, वहां चीजें ऐड हो सकती है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में लिख रहे हो, तो उसमें एक पॉइंट ये ऐड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थीम है, उस पर हर बार क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट ये रहेगा कि अभी रिसेंटली क्या अमेंडमेंट्स आई थी, या ये हो सकता है कि हाँ रिसेंटली कौन सी अमेंडमेंट्स आई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, उसमें भी किया जा सकता है। ठीक है।